Hello my dear friends, welcome to once again our YouTube channel Interest Tutor. My dear friend, today I will tell you some important facts about the environment organization, International Environment Organization. My dear friends, dear students, I have taught previous days some important points, some important facts about the International Environmental Organization, their headquarters, their establishment, year, founder, what is the aim of these environmental organizations. So let's start some more important points, more important facts about the organization. Dear friends, today's topic is environmental organization. Then today I will teach theory. इंडिया में बेटा theory है ना, theory मतलब होता है द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। ये क्या होता है, एक एनजीओ है। अब एनजीओ समझते क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब गैर सरकारी संगठन। एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी सरकारी संगठन नहीं है। इससे जो फंड बोनस मिलता है या फंड या बोनस, ये जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती है ना। गवर्नमेंट इसको पैसा नहीं देती है। ये काम करती है सोशल के लिए, काम करती है देश के लिए, काम करती है सरकार के लिए देखा जाए तो, लेकिन सरकार की तरफ से इसको कोई फंड बोनस, कोई वित्तीय सहायता, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाता। सरकार देखिए, अब आप सोच रहे हैं जब ये देश में काम सरकार इसको फंड बोनस नहीं देती तो सरकार के लिए कैसे काम करती है। तो देखा जाए भाई, कोई भी सरकारी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, वर्क तो करेगी किसी कंट्री में ही, किसी कंट्री में काम करेगी। तो किसी कंट्री का सबसे बड़ा जो क्या नाम है, हेड होता है, कौन होता है, गवर्नमेंट होता है। तो जो रूल्स रेगुलेशन अदर इंस्टीट्यूट पे लागू होते हैं, जो अदर जो है ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होते हैं, वही एनजीओ पे भी लागू होते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन दूसरों के लिए होते हैं, सेम वही रूल्स रेगुलेशन इनके लिए होते हैं। जो गवर्नमेंट नियम कानून बनाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं कि लोगों का भला हो, सेम उसी पॉलिसी पे इनको भी वर्क करना पड़ता है। तो सिर्फ इनको जो है सरकार वित्तीय सहायता नहीं देती है, बाकी कहीं न कहीं ये सरकार के लिए ही वर्क करते हैं। अगर सरकार ह्यूमन बींग्स यानी जो ह्यूमन प्रजाति है, जो इंसान है, जानवर है, एनिमल है, प्लांट्स हैं, इन लोगों के लिए अगर वर्क कर रही है तो क्या इसके लिए वर्क नहीं करेंगे? क्या ये कहेंगे कि अगर कोई जो गवर्नमेंट है वो प्लांटेशन करे तो क्या ये डिफॉरेस्टेशन करने लगेंगे, जाके प्लांट को उखाड़ेंगे, प्लांट को कट कर देंगे? या कोई जो है नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है, क्या उसको जाके ये तोड़ देंगे, या उसका जो है जो रूल्स रेगुलेशन तो उसको फॉलो नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो एनजीओ होते हैं उनको सिर्फ फंड बोनस, जो वित्तीय सहायता होती है, फाइनेंशियल हेल्प होती है, सपोर्ट होता है, वो नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट उनको नहीं देगी। बाकी सब कुछ देखा जाए तो किसी कंट्री के लिए, सोशल के लिए, हमारे आसपास इन्वायरमेंट के लिए वर्क करते हैं। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई एक लोग वर्क करता है, इसमें बहुत सारे लोग वॉलंटियर्स होते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं
जो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए या प्लांट्स के लिए, हमारे अर्थ के लिए, नेचर के लिए वर्क करते हैं। और मैंने अभी तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आपको मैंने बताए, मोस्टली सारे के सारे कहीं न कहीं कैसे थे, वो एनजीओ टाइप में थे, यानी नॉन गवर्नमेंट। जैसे मैंने यूएनईपी बताया था, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो सरकारी हो गया, क्योंकि यूएनओ जो है ये गवर्नमेंट ही है ना। उसके बाद IUCN मैंने बताया था, ये सबसे बड़ा गैर लाभकारी, अलाभकारी, मतलब वो देखा जाए तो सबसे बड़ा गैर सरकारी और लाभकारी, यानी सरकारी भी है और लाभकारी भी है ना, IUCN। उसके बाद देखते हैं रेड डाटा बुक, मैंने आपको बताया था, रेड डाटा बुक वाला भी यही मैंने आपको बताया था कि भी जो है ये गैर सरकारी संस्था है। रेड डाटा बुक कौन मतलब लागू करता है? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, है ना, लेकिन बाद में नेम चेंज हो गया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो गया था ना। तो ये कहीं न कहीं चीज़ें बदलती, कोई सरकारी होती है तो कोई नॉन सरकारी होती है, नॉन गवर्नमेंट होता है। सेम ऐसे ही आपका था, मैंने आपको बताया था WWF हो गया, UNEP हो गया, उसके IUCN हो गया। उसके बाद मैंने आपको ग्रीन पीस बताया था, है ना, और सबके मैंने आपको बता दिए थे कि कब कहाँ स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ है ना। तो ये थोड़ा सा टेली हो गया। द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्था है। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? वो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। तो बड़े खुश हो गए हमें देख के, वाह हमारी इंडिया में भी है कोई, बिल्कुल है। हमारे यहाँ की जो है इंडिया जो है पूरी कंट्री में, पूरी विश्व की अगर मैं बात करूँ, पूरे UN की मैं बात करूँ, पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, तो इंडिया कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसका मेंबर ना हो, कोई ऐसी संस्था नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें ये मेंबर नहीं है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट की बात किया जाए, है ना, अगर इन्वायरमेंट की बात किया जाए, कंट्री के हित की बात किया जाए, विश्व के हित की बात किया जाए, ह्यूमन प्रजाति के हित की बात किया जाए, या अगर हम एनिमल के हित की बात करें, यानी उसके हम सपोर्ट की बात करें, तो इंडिया मोस्टली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं छोटे बड़े, उसमें ये पार्टिसिपेट करता है और अपना जो इसका जो रोल है, जो उसका योगदान है, जो उसका एम है, उसको बाखूबी निभाता है। और गवर्नमेंट हमारे यहाँ बदलती रहती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड नहीं होता, गवर्नमेंट कोई भी आवे, यानी वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, बट वो जो भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं किसी पार्टी के बेस पर नहीं बनते हैं, वो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के आधार पर, है ना। तो इस प्रकार इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी मैं बताऊँगा, जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बनाया गया है ना, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, गठबंधन है ये, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहा जाता है। इसमें देखा जाए तो जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और देखा जाए, मैं आपको बताऊँ, ये जो आपका इक्वेटर है, इस वाले इलाकों में और इस वाले, यानी इतने पार्ट में जितने भी कंट्री होंगे सब मोस्टली इसके क्या है, मेंबर है। लगभग इस समय 123, 1 2 3, है ना, 123 प्लस कंट्री क्या है इसके मेंबर है बेटा। उसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस आपका गुरुग्राम में है, हरियाणा। बनाया किसने था इसको? मोदी जी ने, है ना। हमारे जो PM है, PM मोदी जी ने बनाया था। क्या बनाया था? ISA, है ना। देखिए ISS होता है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, वैसे ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन। क्यों बनाया गया? क्योंकि इन्होंने एक, मैंने आपको कई बार बताया है कि मोस्टली जितने भी एनर्जी के रिसोर्स हैं वो कहीं न कहीं पारंपरिक भी हैं और इनके इन फ्यूचर तो फिनिश भी हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। इसी को इन्होंने ध्यान रखते हुए कहा कि क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट अच्छी मिलती है, गरीब कंट्री हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, वो एक अच्छा सा सोलर अलायंस बना सकते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और सौर ऊर्जा से ही बिजली को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है इन्होंने सोलर अलायंस का निर्माण किया, गठबंधन किया और लगभग इस समय 1 2 3 यानी 123 से ज़्यादा कंट्री जिसके क्या हैं, मेंबर हैं और हेड ऑफिस कहाँ है? गुरुग्राम में, हरियाणा में है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशों में ही या सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में, है ना, अब्रॉड में ही जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। आपके इंडिया में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं, विश्व की जो कल्याण की कामना करते हैं। तो टेरी हो गया, है ना, ये बात आपको समझ में आ गई।
एक चीज़ है और इसमें देखिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसमें। जो टेरी है, टेरी का मेन पॉइंट क्या बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रीन ओलंपियाड। आप लोग अगर कभी पार्टिसिपेट किया हो, आप लोगों ने कभी किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया हो और आपको याद होगा कि हमारे विद्यालय में एक ओलंपियाड हुआ था। एक बार ओलंपियाड एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चे पास आउट हुए थे और हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और बच्चे पास हुए थे, है ना। हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया था उन्होंने, सर ऊंचा किया था, हम टीचर्स का भी सर ऊंचा किया था। तो ग्रीन ओलंपियाड होता है ना बेटा, ग्रीन ओलंपियाड होता है। क्या करता है ये, ऑर्गेनाइज करता है बेटा, है ना। बात समझ आ रही है। टेरी क्या करता है, ग्रीन ओलंपियाड को ऑर्गेनाइज करता है। ग्रीन ओलंपियाड क्या करता है, टेरी क्या करता है, ग्रीन ओलंपियाड को ऑर्गेनाइज करता है। अब ग्रीन ओलंपियाड देखिए, एक होता है ओलंपियाड, होता है ग्रीन ओलंपियाड। अब ग्रीन ओलंपियाड का मतलब हो गया कि ये कंट्री के लिए काम नहीं करना, नेचर के लिए काम करना, है ना। ये ऐसा वर्क करता है जिससे नेचर का फायदा हो, नेचर का भला हो। दूसरा काम क्या करता है, जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे ग्रीन एनर्जी होती है, ग्रीन एनर्जी होती है जिसमें क्या कहा जाता है, सोलर, है ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। ये सारी एनर्जी जो होती हैं, या क्या नाम है, हाइड्रो थर्मल एनर्जी, है ना, हाइड्रो थर्मल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी में कहीं कहीं जो है निकलता है प्रदूषण, उतना नहीं निकलता, बट विकिरण यानी रेडिएशन निकलता है। तो ग्रीन एनर्जी है मोस्टली जिसमें से कोई भी नुकसान ना हो, जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक ना हो। तो कहीं ना कहीं ये इस बारे में फोकस करता है कि लोग इसके बारे में जाने, इसके बारे में जागरूक हों, अवेयर हों और लोगों को बताएं। तो टेरी का मतलब आपको समझ में आ गया कि द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है बेटा, फाउंडेशन ईयर जो है 1974 में बेटा, 1974। संस्थापक जो थे, फाउंडर जो थे, दरबारी दरबारी सेठ, है ना, दरबारी या सेठ। यानी देखा जाए तो टेरी जो है ग्रीन ओलंपियाड को ऑर्गेनाइज कराता है, फाउंडेशन ईयर 1974 है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, फाउंडर है दरबारी या सेठ। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, है ना। एम क्या है बेटा इसका, मुझे सुनाओ, नेचर एंड एनर्जी, है ना। ये मेन पॉइंट हो गया इसके। स्कूलों में ग्रीन ओलंपियाड ऑर्गेनाइज कराते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्वेश्चन में आता है कि ग्रीन ओलंपियाड कौन ऑर्गेनाइज कराता है, क्योंकि ओलंपियाड होते हैं ना, तो इससे पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार, एबल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, एबल किसके लिए होता है, तो सेम एबल होता है मैथ के लिए, है ना। तो सेम कंडीशन हो गई। और जो ग्रीन ओलंपियाड होता है बेटा, टू 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए होता है क्लास। इसमें कोई भी गर्ल्स और बॉयज कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना। इतनी सी बात हो गई बेटा। दूसरा क्या है बेटा, CPCB, इसको कहते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल, CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यह विभाग कहा जाता है। उसका जो हेड ऑफिस है ये भी कहाँ है, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में, है ना।
और इसका भी एम वही है जो टेरी का है। और जो फाउंडेशन ईयर है बेटा, देखिए दो चीजें आप कंपैरिजन करके अगर याद करेंगे, आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को अगर कंपेयर करेंगे साथ साथ, तब बड़ी आसानी से आ जाएगी। जैसे मैंने भी कहा 74 कुछ नहीं, अगर टेरी याद है तो सीपीसीबी याद आएगा, सीपीसीबी याद है तो टेरी याद आएगा। कैसे? सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इंडिया के लिए काम करेगा क्योंकि केंद्रीय है ना, इंडिया के लिए काम करेगा। लेकिन जो टेरी है वो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करेगा, लेकिन बहरहाल वो काम इंडिया में ही करता है और कभी कभी अदर कंट्री में भी वर्क करता है। दूसरी बात क्या है, फाउंडेशन ईयर 1974, टेरी का भी 1974। उसके जो संस्थापक हैं, इसके संस्थापक में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट का है तो उसका संस्थापक कौन किया है, स्थापना किसने किया, बोर्ड किसने बनाया, विभाग किसने बनाया, गवर्नमेंट ने। लेकिन टेरी को किसने बनाया? टेरी को बनाया था दरबारी या सेठ ने। दूसरी बात, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस। इसका जो एम क्या है, क्योंकि आप दिख रहा है ना पॉल्यूशन कंट्रोल, क्या दिख रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल। और वहाँ क्या लिख रहा था, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो एनर्जी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि एनर्जी के बारे में वो बात करेगा और पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में बात करेगा कि यहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है। ये जो कंट्रोल बोर्ड है, ये स्टेट को या जो आपको यूनियन टेरिटरीज होते हैं, है ना, यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं हमारे इंडिया के, उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, वहाँ पे ये ऑर्डर देता है। बहरहाल देखा जाए तो स्टेट में भी जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, लेकिन क्योंकि ये पूरे देश का है तो ये जो है कहीं न कहीं सबको कंट्रोल करता है कि पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। नियम कानून बनाता है, 1974 में आया, 1982 में आया, 81 में आया, 86 में आया। तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाता है कि जल प्रदूषण कैसे रोका जाए, वायु प्रदूषण कैसे रोका जाए, मृदा प्रदूषण कैसे रोका जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों को प्रदूषण को रोकने के लिए नियम कानून बनाता है सीपीसीबी। तो ये बात हो गई आपका। और फाउंडेशन ईयर क्या है, 1974। एम क्या है, जैसे उसका एम क्या था कि कंजर्वेशन है ना, संरक्षण करना है। कंजर्वेशन किसका, नेचर एंड एनर्जी का। इसका कंजर्वेशन सेम वही है, इसको भी कंजर्वेशन करना है, इसको भी संरक्षण करना है। संरक्षण मतलब क्या है, पॉल्यूशन को कम करना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, अपने वायु को बचाना है, अपनी वाटर को बचाना है, अपनी लैंड को बचाना है, यानी सब चीज़ों को देखा जाए तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। इसका मेन पर्पज क्या है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। तब आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी टॉपिक को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसी भी टॉपिक, मैंने आपको उसी समय बताया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि WWF और ग्रीन पीस दोनों को अगर देखा जाए तो कैसे, मैंने आपको बताया कि कंपेयर करिए। अगर WWF की बात करते हैं तो 1961 में स्थापना हुई, बट ग्रीन पीस की 1971 में हुई। WWF की जो है आपका जो फाउंडेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड, मैंने आपको ये बताया था। और है ना, WWF जो रेड डाटा वो इशू करता है। और दूसरा मैंने बताया था ग्रीन पीस कहाँ पर, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, 1971, 1961। और IUCN मैंने आपको बताया था ग्लैंड दोनों ग्लैंड में है, दोनों स्विट्जरलैंड में। अब ग्लैंड की बात आ गई, स्विट्जरलैंड की बात आ गई, तो आपको पता है कि जानलेवा मैंने आपको बताया था, है ना, श्रम विभाग, ILO, WTO, WHO, है ना, IMO, इन सब की हेड ऑफिस कहाँ है, जिनेवा में। अब आप अगर इस तरह का जो है थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। और टॉपिक को बार बार रिवाइज करते चलें। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम वीक समझ में आता है, जैसे ILO आपको बात आ गई, मैंने हो सकता है बोर्ड पे ILO लिख दिया, नहीं समझ में आया, या मैंने यहीं पे CPCB का फुल फॉर्म मैंने नहीं पता, आपने CPCB पढ़ा, अब तुरंत उसको गूगल करिए, तुरंत उसको गूगल करिए CPCB का मतलब क्या होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको फुल फॉर्म पता चल गया तो आपके सारे आंसर आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे हम लोग कभी भी मैचिंग वर्ड ढूंढते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए गए, इधर मैच कॉलम दे दिएगा, B कॉलम दे दिएगा, अब ढूंढ रहे हैं कि कौन सा, तो हम लोग मोस्टली क्या ढूंढते हैं, पहले एक कॉलम ढूंढते हैं। अगर एक कॉलम कहीं से मैच कर गया तो दूसरा कॉलम ऑटोमेटिक बहुत ईजिली मैच करा ले जाते हैं। बट अगर हमें एकदम पॉइंट्स नहीं पते हैं, हमें 4 ऑप्शन में एक भी ऑप्शन नहीं पता आ रहा है, एक भी ऑप्शन नहीं पता चल रहा है, तो हम मैच नहीं करा पाएंगे। तो इसी वजह से हमें कंपेयर करना चाहिए, किसी भी चीज़ को, स्टडी को कंपैरिजन से अगर हम पढ़ेंगे, कंपैरिजन से अगर सीखेंगे तो बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं। इसका जो एम है बेटा, इसका एम है कि पॉल्यूशन को कम करना, रिड्यूस द पॉल्यूशन। रिड्यूस द पॉल्यूशन
अब पॉल्यूशन आपको पता है कि पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। पॉल्यूशन तो भैया मेन प्रकार देखिए कौन कौन से हैं बेटा। एक तो होता है एयर पॉल्यूशन, है ना। दूसरा क्या है, एयर पॉल्यूशन बोलेंगे या विंड एयर ही बोलते हैं बेटा। विंड क्या बोलेंगे, विंड में हवा होती है, एयर में हवा होती है ना, दोनों सेम होती है। उसके बाद आपका नॉइज पॉल्यूशन, है ना। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन। ये कुछ पॉल्यूशन है जो आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्टली फैलते हैं। एयर पॉल्यूशन धुएं से फैलता है। नॉइज पॉल्यूशन जब हम बहुत ज़्यादा कोई आवाज़, अवांछनीय आवाज़ जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हम ये जो वॉइस होती है उसको डीबी में मापते हैं, जिसमें डेसिबल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। और लगभग 90 डेसिबल से ज़्यादा अगर वॉइस आ जाती है तो वो हमारे लिए असहनीय होती है, उसको हम सह नहीं सकते हैं। क्योंकि जो है हमारी जो ईयर होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये बहुत ज़्यादा आवाज़ सहन कर सकते हैं, मोस्टली 270 डेसिबल तक। अब आप सोच रहे होंगे सर डीजे बजता है तो वहाँ तो हम बहुत तेज़ी से हम सहन कर लेते। बेटा अगर आपको कभी याद हो तो डीजे वगैरह बज रहा हो, वहाँ आके खड़े हो जाइए तो आपको ऐसा लगता है आपके हार्ट पे, आपके चेस्ट पे कुछ चोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और कहीं अगर कोई ऐसा पेशेंट व्यक्ति चला जाए जो हार्ट डिजीज से परेशान है तो वहीं पर उसका हार्ट फेल हो सकता है। क्योंकि जो डीजे का जो वॉइस होता है बेटा, है ना, वो लगभग 130 to 150 डेसिबल होता है बेटा। अब जो आपके फाइटर प्लेन होते हैं, जेट एयरवेज होते हैं, जेट एयरवेज, है ना, इनके जो होते हैं लगभग 300 होते हैं उनमें, है ना। इसीलिए कहा जाता है ध्वनि की स्पीड से भी गुना, कितने 2 गुना भी रफ्तार आया है ना। इसीलिए उसको मैक 3 मतलब समझते हैं ना, कहने का मतलब स्पीड, ध्वनि की जो स्पीड होती है, जो स्पीड है ध्वनि की, लाइट की स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ध्वनि की स्पीड की बात कर रहा हूँ। ध्वनि की स्पीड से भी 2 गुना, जितनी तेज ध्वनि चलती है उससे भी उसकी इसका स्पीड का 2 गुना, जस्ट डबल, है ना। ये थोड़ा सा आप जानिए। तो आपको मैंने बता दिया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। देखिए जल प्रदूषण है, वाटर प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, है ना। उसके बाद जो है एयर पॉल्यूशन, मतलब ये सीपीसीबी ने जो कंट्रोल मतलब वो बनाया था नियम कानून, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ बेटा। थोड़ा सा उसको जान लीजिए क्यों थोड़ा सा रहता है। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, है ना, काम पर आया। तो वाटर पॉल्यूशन कब आया था बेटा? ये आया 1974 में। 1974 में आया, ये आया 1981 में, ये आया 1986 में। बात समझ आ रही है? तो थोड़ा सा जान लिए। सीपीसीबी मैंने आपको बताया था ना बार बार कि कंट्रोल बोर्ड क्या करता है, कानून बनाता है। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन बहुत होती है। वाटर पॉल्यूशन जो नियम आया था वाटर प्रदूषण को रोकने के लिए, जब प्रदूषण को रोकने जो नियम कानून बनाया गया वो कब आएगा? 1974 में। अब आपको समझ में आना चाहिए, मैंने आपको एक बार और भी बताया था कि 74 की बात किया गया तो 74 में टेरी भी बना, है ना। 1974 में टेरी भी बना। 1974 में मैंने आपको बताया था कि क्या बना था। 1971 में जब ग्रीन पीस बना था, ग्रीन पीस के बाद क्या बनाया गया था। और आपको पता है कि 1961 में, 1971 में, 1972 में, 1973, 1974। अब देखिए